मैं आपको इस वीडियो में भी असर्टिव सेंटेंस ही बताने चल रहा हूँ और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के वाक्य हैं, कुछ बच गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने असर्टिव सेंटेंस में कुछ विशेष प्रकार का प्रयोग बताया, उसमें कुछ बचे हुए हैं, उसको बताते हुए और दो चार अभ्यास कराते हुए अब इसको मैं असर्टिव सेंटेंस को ख़त्म करने चल रहा हूँ। तो दो एक बचे हुए हैं, आप उन्हें लिख लीजिए। लिखिए नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस आते हैं, अर्थात किसी को हम संबोधित करते हैं, किसी को हम कुछ कह करके संबोधित करते हैं, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बनाते समय एड्रेस एज का प्रयोग करते हैं। एड्रेस और बीच में डैश एज, एड्रेस एज आता है, एड्रेस डैश 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 एज का प्रयोग करते हैं। और यदि एड्रेस एज का प्रयोग नहीं कर पाए तो जिन्हें संबोधित किया गया है उनको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानकर फिर उसे इनडायरेक्ट में बना लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानकर फिर उसे इनडायरेक्ट में बना लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, देखिए ये वाक्य इन्वर्टेड कामा से शुरू है। जब इन्वर्टेड कामा से शुरू हो तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में गया। और जहाँ फुल स्टॉप लग के इन्वर्टेड कामा बंद हो जाता है वहाँ समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच पूरा समाप्त हुआ। तो इस प्रकार देखिए, इन्वर्टेड कामा से शुरू है नाटी बॉय, इन्वर्टेड कामा बंद, फिर नीचे कामा, सेड हिज मदर। तो सेड हिज मदर ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है। इसका हिस्सा कुछ और आगे है, तो देखिए ये कामा इन्वर्टेड कामा से फिर इधर है, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। नाटी बॉय सेड हिज मदर, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। अब देखिए, अगर इसको सीधा कीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब पहले लाइए, रिपोर्टेड स्पीच पहले रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पहले लाइए, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में ले जाइए, तो भी ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। देखिए नीचे लिखा गया है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे भी लिखा जा सकता है। हिज मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा नाटी बॉय कामा यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो इसमें किसको संबोधित किया गया है? माँ ने जो है अपने लड़के को क्या कहा है? नाटी बॉय, शरारती लड़का कहा है माँ ने। तो अब हम इसको एड्रेस का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो एड्रेस का प्रयोग भी दो तरह से होता है। एक तो प्रारंभ में एड्रेसिंग लगाया जाता है, तो जब एड्रेसिंग लगाएंगे और एड्रेसिंग एज, और एक जो है एड्रेस को हम क्रिया बना के लगा देते हैं। तो दोनों तरह से मैं समझा रहा हूँ। पहले आप एड्रेसिंग वाला देखिए, तो ऐसे बनेगा, एड्रेसिंग किसको एड्रेसिंग माने संबोधित करती हुई। किसको संबोधित कर रही है? माँ अपने पुत्र को। तो हो जाएगा एड्रेसिंग हर सन, अपने पुत्र को संबोधित कर रही है क्या कह के?
एज ए naughty, N-A-U-G-H-T-Y, naughty boy addressing her son as a naughty boy, comma क्या है, his mother said, his mother said, said को नहीं बदलेंगे इसलिए कि ऑब्जेक्ट आया नहीं उसके बाद, तो वैसे ही रह जाएगा। तो हो गया एड्रेसिंग हर सन एज ए नाटी बॉय हिज मदर सेड, अपने पुत्र को शरारती लड़का कह के संबोधित करती हुई द मदर सेड, माँ ने कहा। अब कामा नोटेड कामा क्या हो जाएगा, दैट यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, यू बदलेंगे, यू सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार, कर्म इसमें क्या है, माँ किससे कह रही है, बॉय से, तो बॉय है तो बॉय के लिए बॉय है तो यू के स्थान पर बॉय आएगा, यू किस कारक में है, कर्ता कारक में है, तो बॉय के लिए कर्ता क्या हो जाएगा, ही, तो हो गया ही। और यू हैव बीन फाइटिंग अगेन किस टेंस में है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, बीन लगा हुआ है, तो हो जाएगा ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, एड्रेसिंग हर सन एज ए नाटी बॉय, कामा हिज मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, वाक्य बन गया। अब एड्रेस्ड भी लगा के बना सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, हिज मदर एड्रेस्ड हर सन, क्या कह के एड्रेस किया, एज ए नाटी बॉय, NAUGHTY, नाटी बॉय, हिज मदर एड्रेस्ड हर सन एज ए नाटी बॉय एंड सेड, अपने पुत्र को नाटी बॉय कह करके संबोधित किया, और तब आगे कही एंड सेड दैट, बाकी वैसे ही रह जाएगा, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, हो गया। यानी एक तरह से बन गया, दो तरह से बन गया, तीसरे तरह से भी बना सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको एड्रेस्ड का प्रयोग भूल ही गया, नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, माँ किससे कह रही है, अपने शरारती लड़के से कह रही है, तो ऐसे बना सकते हैं, द मदर, अब यहाँ टोल्ड लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, टोल्ड हर नाटी बॉय दैट ही हैड बीन फाइटिंग AGAIN अगेन, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, तो ऐसे भी बन जाएगा, तीन तरह से बन सकता है। लेकिन पहली वरीयता आप ऊपर के दोनों को देंगे, उस तरह से बनाना ज़्यादा ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो ऐसे भी बन सकता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये विशेष प्रकार का वाक्य बताया। प्रायः ऑब्जेक्ट जो है वो चला जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रायः रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट मान करके इनडायरेक्ट में बनाते समय उसको सही ढंग से हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, उसका भी एक उदाहरण आप देखें, जैसे द टीचर
सेट कामा इन्वर्टेड कामा राजू कामा आई शैल गिव यू ए बुक। मान लीजिए ये वाक्य, इसे कहते हैं, ये वोकेटिव केस में है, हम किसी का नाम लेकर के संबोधित कर रहे हैं, ये वोकेटिव केस होता है। तो ये वोकेटिव है राजू। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा राजू आई शैल गिव यू ए बुक। तो ये राजू से टीचर कह रहा है, तो राजू वास्तव में जो है रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है। इसे कैसे होना चाहिए? द टीचर सेड टू राजू कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल गिव यू ए बुक। तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड राजू दैट आई गए, अब क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ विल का वुड, गिव यू सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार, राजू के अनुसार यू कर्म कारक, राजू के लिए कर्म कारक हिम ए बुक। अब देखिए, यह ही और हिम दोनों के लिए आ सकता है, टीचर के लिए भी राजू के लिए भी। तो यह ही आया है टीचर के लिए, तो यहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए टीचर, और यह हिम आया है राजू के लिए, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए राजू। तो क्लियर हो जाएगा कौन किसके लिए आया है। तो इस प्रकार मैंने आपको विशेष प्रकार का जो असर्टिव है वो भी बताया। यानी असर्टिव सेंटेंस में लगभग आपको मैं सारी चीज़ें बता दिया, जो मुख्य चीज़ें हैं उनको हमने बता दिया। अब कुछ और शेष नहीं है। अब एक दो उदाहरण और आपको हम दे करके और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आप देखें, एक दो उदाहरण और आगे आ रहा है। हमने आपको उदाहरण दिया है एड्रेस या एड्रेसिंग वाला ही, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है। तो एक उदाहरण और देख लीजिए आप लोग। पंडित नेहरू सेड टू द पीपुल कामा इन्वर्टेड कामा पैट्रियाटिक फेलो मेन, संबोधन का चिन्ह, संबोधन किया गया रहेगा तो रहेगा ऐसे, आई एम ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, पैट्रियाटिक फेलो मेन, ए देशभक्त लोगों, आई एम ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, मैं मातृभूमि का एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र हूँ। अब इसको बदलना है। तो पंडित नेहरू जो है लोगों को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? पैट्रियाटिक फेलो मैन। तो आप इसको बना सकते हैं, एड्रेसिंग लगाइए, चाहे एड्रेस से बना सकते हैं, एड्रेसिंग लगाइए, एड्रेसिंग हो गया। अब एड्रेसिंग किसको एड्रेसिंग कर रहे हैं? एड्रेसिंग पीपुल, एड्रेसिंग पीपुल एज, क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? पैट्रियाटिक फेलो मैन, एड्रेसिंग पीपुल एज पैट्रियाटिक, PATRIOTIC, पैट्रियाटिक फेलो मैन कामा पंडित नेहरू सेट दैट कंजंक्शन हो गया। आई एम ए ड्यूटीफुल, आई की जब क्या हो जाएगा? ही, नेहरू के लिए आया है, ही वाज ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। बन गया। एड्रेस भी लगा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा पंडित नेहरू एड्रेस्ड, किसको एड्रेस किया? पीपुल एज पैट्रियाटिक फेलो मेन एंड सेट दैट, बाकी वही होगा, एंड सेट दैट
ही वॉज ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, ऐसे बना सकते हैं। और ये दोनों भूल गए तो ऑब्जेक्ट बनाइए, तब क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू टोल्ड पैट्रियाटिक फेलोमैन, सीधे लिखिए, पंडित नेहरू टोल्ड पैट्रियाटिक फेलोमैन दैट, बाकी ऐसे ही हो जाएगा, ही वॉज ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। लेकिन एड्रेसिंग और एड्रेस्ड ही उचित है, ना आने पर ये चलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, पूजा होती है तो चढ़ाने के लिए कहा गया दही मीठा इत्यादि चढ़ाइए, और नहीं उसको है तो अच्छत से काम चलाया जाता है भाई। अच्छा तो पंडित जी कहते हैं नहीं है तो अच्छत ही चढ़ा दीजिए। तो वही है कि नंबर 1 ऊपर वाला है, नहीं आता है तो इसे भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए आप यहाँ, जैसे ये द टीचर सेड टू राम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम ग्लैड दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ये वाक्य है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। तो हो गया, इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड के स्थान क्या हो जाएगा, टोल्ड राम दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब आई को बदलना, आई फर्स्ट पर्सन टीचर के अनुसार, आई करता, टीचर के लिए करता क्या हो जाएगा, ही। और ही राम के लिए भी आ सकता है, टीचर के लिए भी। तो लिख दीजिए किसके लिए आया है, ही टीचर के लिए आया है, ब्रैकेट में लिख दीजिए ही। एम की जगह हो जाएगा वाज ग्लैड दैट यू सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार, राम के अनुसार, यू करता है यहाँ, राम के लिए करता क्या हो जाएगा, ही। अब ये ही किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, ही हैड obtained, he had obtained first division marks, ऐसे बन गया। तो हो गया द टीचर टोल्ड राम दैट ही वॉज ग्लैड दैट ही हैड obtained फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ये ही आया टीचर के लिए, ये ही आया राम के लिए। तो इस प्रकार मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप असर्टिव सेंटेंस को विधिवत समझ लिए होंगे। इसमें जितने विशेष रूल्स, विशेष चीज़ें थी, सब हमने आपको बता दिया। प्रोनाउंस को बदलना तो आप जान ही गए हैं, टेंस को बदलना जान ही गए हैं। अब इसके आगे वाले में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊँगा। आज आपका असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो गया, अब इंट्रोगेटिव पढ़ाऊँगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दृष्टि से मैंने पहले ही आपको बताया है, फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दृष्टि से सेंटेंस को 5 भाग में बांटा गया है। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। ये पांचों पढ़ना है आपको। तो आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आपका नंबर है। इसमें 2 चीज़ें आपको जानना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। प्रोनाउन को आप अच्छी तरह से बदलना सीख लें, इसीलिए बार बार मैं उसको हिंट कर रहा हूँ। इसके जो चारों नियम बताए हैं, 4 स्टेप्स, और ऊपर जो नियम प्रोनाउन बदलने का लिखाया गया है 4 नियम, जिसको संक्षेप में सन 123 किया गया है, और प्लस नीचे 4 स्टेप्स जो प्रोनाउन के हम देखते हैं बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है, ऐसे 4 जो नीचे लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4। तो इनको आप अच्छी तरह से समझें, और टेंस आपको आना चाहिए। टेंस अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए टेंस जानना ज़रूरी है। और यूँ जान लीजिए कि टेंस तो जानना हर हालत में ज़रूरी है, क्योंकि टेंस जो है वही अंग्रेजी विषय का और व्याकरण का तो विशेष रूप से वही आधार है, बेस है।
वह ग्रामर का बिल्कुल बैकबोन है। तो इसलिए टेंस अच्छी तरह से आपको जानना चाहिए। टेंस को तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, और टेंस जिस लड़के को या जिनको भी टेंस आता रहेगा वो बड़े आसानी से इसको भी समझ लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को भी समझ लेंगे, सिंथेसिस को भी समझ लेंगे, जितना अंग्रेजी का है सब समझ लेंगे अगर टेंस आता है तो। इसलिए टेंस को तैयार रख आप हर हालत में करें। इस प्रकार अब ये समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।